कॉलेज की स्कूल क्वीन, स्कूल ब्यूटी ने ऐलान कर दिया कि वह सिर्फ उसी लड़के के साथ डेट करेगी जो एग्जाम में सबसे आखिरी आएगा। नतीजतन लड़के क्लास छोड़कर ब्लैंक पेपर जमा करने लगे, लेकिन मैंने अपनी पूरी जान पढ़ाई में झोंक दी और लगातार 2 साल तक टॉप किया। पूरे कॉलेज के लड़के मुझे शक भरी नजरों से देखते थे। ये वही लड़का है ना जो पहले पीछे पड़ा रहता था, अचानक पढ़ाई में इतना सीरियस क्यों हो गया? लेकिन वो नहीं जानते थे कि मैं अपनी पिछली जिंदगी से रीबर्थ होकर आया हूं। पिछले जन्म में मैंने अपना सब कुछ लुटाकर वेन किंगली का पीछा किया था, लेकिन मरने से ठीक पहले मैंने उसे अपने व्हाइट मूनलाइट के साथ देखा। उसने नफरत भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा था, तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, वरना मैं शाउटिंग को इतने सालों तक इंतजार नहीं कराती। जब मैं स्कूल के दिनों में वापस लौटा तो क्लासमेट्स की गपशप के बीच मैंने वेन किंगली की तरफ देखा तक नहीं। मैं कैंपस के बाहर की तरफ भागा क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी बात याद आई। आज न सिर्फ वेन किंगली की मां का एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि गुशुयाओ के विदेश जाने का दिन भी था। पिछली जिंदगी में वेन किंगली के चक्कर में मैंने अपने परिवार और दोस्तों से अनगिनत बार लड़ाई की थी। गुशुयाओ ने मुझे समझाया था कि वेन किंगली मेरे लायक नहीं है, लेकिन मैंने उसे बुरी तरह चिल्लाकर डांट दिया था। मैं क्या करता हूं यह मेरा मामला है, तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं, फालतू का दखल मत दो। अगर तुम्हें मेरा बर्ताव पसंद नहीं है तो तुम यहां से जा सकती हो, आज से हम दोस्त नहीं हैं। मुझे आज भी उसकी उस समय की शक्ल याद है। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा था, बो जिंगयान, क्या तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है? और मैंने अपनी बेवकूफी में उसे और भी जख्मी करने वाली बात कह दी थी। वो सच में चली गई, विदेश गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। जब तक मेरी मौत नहीं हुई तब तक मैं जाग चुका था। जिसे मैं पूरी जिंदगी पागलों की तरह ढूंढता रहा, उसने मुझे कभी इंसान तक नहीं समझा। और जिस गो शुयाओ को मैंने अपने हाथों से दूर धकेला, वही सच में मुझसे प्यार करती थी। मैं दौड़ते हुए कॉलेज के एडमिन ऑफिस की तरफ गया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। क्या उसने डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म भर दिया है? क्या वो एयरपोर्ट चली गई? मैं फोन निकालने ही वाला था कि तभी एक लड़के से टकरा गया। उसके हाथ के चिप्स जमीन पर बिखर गए। मुझे गुशुयाओ को ढूंढना है, सॉरी। गुशुयाओ, वो तो अभी जिम में है, लेकिन मेरी मानो तो अभी मत जाओ, उसका मूड बहुत खराब है। लड़का अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि मैं हवा की तरह वहां से निकल गया। जिम के बॉक्सिंग रूम के बाहर भारी भीड़ थी। हमारे कॉलेज की 2 मशहूर ब्यूटीज में से एक अब जा रही है। अब किसकी शक्ल देखकर सुबह का पेनफुल मॉर्निंग लेक्चर झेलेंगे? अरे यार, मैंने तो अभी तक गुदो शुयाओ से एक बात को तक नहीं की है। मैं भीड़ को हटाते हुए अंदर गया। बड़े से बॉक्सिंग रूम में सैंडबैग पर मुक्के मारती उस लड़की को देखकर मेरा दिल सेट हो गया। वो गई नहीं थी, शुक्र है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसकी एयर प्रेशर कितनी खतरनाक थी। सोंग अनन ने उसे पानी की बोतल दी, पर वो सैंडबैग के झटके से लगभग गिर गई। जिया युनशु ने सोंग को मना किया, उसे परेशान मत करो, वो बहुत गुस्से में है। मैंने देखा कि उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे कल वाली अपनी बातें याद आ गईं। शायद वो इसीलिए इतना अपसेट है। बो जिंगयान यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये वेन किंगली के पीछे नहीं भागता था? भीड़ में हलचल मच गई। जब हमारी नजरों का मिलन हुआ तो वो ठिठक गई। फिर उसने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया। मैं अपना सिर झुकाकर उसके पास गया और माफी मांगने के लिए शब्द ढूंढने लगा। क्यों? बोटोंग शुए डर गए कि मैं कहीं सच में न चली जाऊं, इसलिए मुझे रिक्वेस्ट करने आए हो? हम बचपन के दोस्त थे, हमने एक दूसरे के निकनेम तक रखे थे, लेकिन उसने मुझे कभी इतने अजनबी और कटु अंदाज में बोतोंग शुएस नहीं कहा था। मैंने उसके आसपास खड़े दोस्तों को देखा और अपनी आंखें बंद करके फैसला कर लिया, शुयाओ जे, प्लीज। गु शुयाओ के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह धीरे धीरे मुड़ी और मुझे ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न हो। बो जिंगयान, क्या तुम पर कोई भूत सवार है? मेरी आंखों में थोड़ी सी मुस्कान आई। काम कर गया। उसने बोटोंग शुएम से बो जिंगयान कह दिया। मैं उसके पास गया और गंभीरता से कहा, माफ करना, कल मैं पागल हो गया था, तभी वैसी बातें की। क्या तुम इसे इग्नोर कर सकती हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। और क्या तुम नहीं जाओगी? जैसे ही मैंने उसे न जाने की रिक्वेस्ट की, जैसे उसके दिल पर छाई काली घटाएं छंट गईं। उसने अनमने ढंग से अपने मुक्के वाले ग्लव्स उतारे और फेंक दिए। माफी मांग रहे हो? बड़ी अजीब बात है। लेकिन एक पल बाद ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। बो जिंगयान, ये मत सोचना कि मैं वेन किंगली को पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उसका पीछा नहीं कर रहा, मैंने कहा। गु शुयाओ पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। तुमने क्या कहा? मैं अब उसे पसंद नहीं करता, सच्ची। लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बुखार है क्या? सिर्फ वही नहीं, आसपास के क्लासमेट्स भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो मुझे मेडिकल रूम ले जाने की बात कर रही थी, मैंने उसका हाथ खींच लिया। मुझे बुखार नहीं है, मैं पूरी तरह मेंटली फिट हूं। जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी आगे की बातें उसने नहीं सुनी। उसका पूरा ध्यान मेरे हाथों पर था, जो उसके हाथ को थामे हुए थे।
तभी दरवाजे पर मेरी डेस्क मेट की आवाज आई, बो जिंग्यान। सुनने के साथ ही मैं मुड़ा। आखिर मिल गए तुम। सिंगल डायरेक्टर जो हमारी हेड हैं ने तुम्हें अभी अपने ऑफिस में बुलाया है, चलो। मेरा डेस्क मेट मुझे खींचने लगा। अभी नहीं, कोई जरूरी काम है, मैंने कहा और गुशुयाओ का हाथ छोड़ते हुए सिर हिलाया। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा इंतजार कर सकती हो? मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। गुशुयाओ मत जाओ प्लीज। जिया युनशु ने यह नजारा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, पर सोंग अनन को कुछ समझ नहीं आया, बल्कि उसे मैं बहुत अजीब लगा। मजाक मत करो शुयाओजे, टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलती हूँ। वह अपना बैग उठाकर जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे और गु शुयाओ के बीच आते ही उसे एक जोरदार धक्का लगा। अरे ये क्या है, कहाँ जा रही हो? सोंग अनन ने उलझन में पूछा। विदेश जा रही हूं, तुम्हें याद नहीं उसे स्टडी अब्रॉड ल्यूशुए के लिए जाना है, मैंने कहा। इतनी कट्टर पसंद को खुद ही भुगतो। जैसे ही मैंने ये सुना कि वह नहीं जा रही है, मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने अपने डेस्क मेट को भरोसा दिलाया, तुम आगे चलो, मैं मिलता हूं। जिम के बाहर खड़ी भीड़ दंग रह गई। तरह तरह की चर्चाएं हो रही थीं, मानो वे मुझे जवाब दे रही हों। लड़की के गले से एक धीमी सी आवाज निकली, हूं। उसने अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों के पोरों को अपनी नाक के पास लाकर छुआ। उसे याद नहीं था कि उसने मुझे आखिरी बार कब छुआ था। टच अब पहले जैसा नहीं था, बचपन से काफी बदल चुका था। जिया युनशु ने उसे इतना खुश और मेरे जाने के रास्ते को ऐसे निहारते हुए देखा जैसे वह अपनी ही दुनिया में खो गई हो। उसने फोन निकालकर उसे याद दिलाने की कोशिश की। शुयाओ, क्या तुम श्योर हो कि बो जिंग्यान तुम्हें यूज नहीं कर रहा? कॉलेज फोरम पर नया पोस्ट आया है, वह टॉप ट्रेंड पर है। नया स्कूल हंग स्कूल क्वीन का पीछा कर रहा है और अब तक लाखों खर्च कर चुका है। बो जिंग्यान, तुम इतने पागल मत बनो। उसकी नजरों में चमक फीकी पड़ गई, पर फिर वो ठंडी हो गई। चाहे वह इस्तेमाल कर रहा हो या नहीं, बो जिंग्यान, इस बार तुमने मुझे रोका है, तो अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्लास टीचर ने मुझे ऑफिस इसलिए बुलाया था क्योंकि वेन किंगली के मामले में अपडेट था। हॉस्पिटल से कॉल आया था कि ऑपरेशन का पैसा समय पर मिलने की वजह से वेन किंगली की मां को इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल गया। यह रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट, तुम्हारी क्लासमेट के प्रति एकजुटता और निस्वार्थ सेवा के लिए, टीचर ने कहा। मैंने न तो सुना और न ही वह कागज लिया। सर, इसकी जरूरत नहीं है। वेन किंगली ने कहा है कि वह पैसे लौटा देगी, तो यह निस्वार्थ सेवा नहीं है। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो बारिश रुक चुकी थी। मैंने अपना चेहरा ऊपर किया और धूप को महसूस किया। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में रीबर्न हो चुका हूं। इस बार मैं अपनी लाइफ और अपने आसपास के प्यार करने वाले लोगों की कदर करूंगा। मैं अब और मूर्ख नहीं बनूंगा कि वेन किंगली या हो शाउटिंग के जाल में फंसूं। मैं अब वेन किंगली से प्यार नहीं करता। प्रेसिडेंट, ये इंग्लिश क्लब का सबमिटेड मटेरियल है, देख लीजिए। वेन किंगली ने फाइल ली। ठीक है। ऊपर देखते ही उसकी नजर एक गहरी परछाई पर पड़ी। मैं गार्डन में खड़ा था। मेरा चेहरा धूप में इतना चमक रहा था कि लोग उसे देखते ही रह गए। हो शाउटिंग टॉयलेट से बाहर निकला और यह नजारा देखा। किंगली, क्या तुम बो जिंग्यान के पैसे डोनेट करने से इंप्रेस हो गई? भूलना मत, उसने ही। वेन किंगली की भौहें तन गईं। उसने अपनी नजरें वापस खींच लीं। बिल्कुल नहीं। वह फाइल बंद करके क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। चेन मोबाइल टॉयलेट से दौड़कर आया। हाथ अभी सूखे भी नहीं थे कि उसने हो शाउटिंग और वेन किंगली को साथ देखा। उसने गपशप करते हुए हो शाउटिंग के कंधे पर धक्का दिया। वेन स्कूल ब्यूटी ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस उसकी मां की हॉस्पिटल वाली कंडीशन के बारे में, चेन मोबाइल ने अविश्वास से कहा। जब से उसकी मां के साथ हादसा हुआ है, वह बहुत उदास है। उसने किसी से मन की बात नहीं की, तुम्हारे अलावा। शाउटिंग, तुम तो सच में उसके दिल के करीब हो शाउटिंग के होंठों पर मुस्कान आई। मैंने सुना है तुम दोनों के परिवार बहुत पहले से साथ रह रहे हैं। आसपास का फायदा उठाने के बावजूद तुमने उसे अब तक हासिल क्यों नहीं किया? कॉलेज के बाद दुनिया में बहुत टेम्पटेशन होंगी। उसने नीचे की तरफ इशारा किया। बो जिंगियान को देखो, इतना हैंडसम और अमीर। वह वेन किंगली के पीछे पड़ा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह उसका दिल जीत लेगा? तो क्या हुआ? जो वफादार नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं। चेन मोबाइल दंग रह गया। इसके अलावा किंगली कभी बो जिंगियान को पसंद नहीं करेगी। चेन मोबाइल को यह बात हजम नहीं हुई। तुम बहुत शांत हो शाउटिंग ने दूर देखते हुए कहा। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी की कोशिश भी दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती। तभी शोर मच गया। चेन मोबाइल ने देखा कि जिम के बाहर मशहूर स्कूल हंक बाहर निकल रहे थे और उनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली गुशुयाओ थी। जब हो शाउटिंग ने गुशुयाओ को घूरते हुए देखा तो चेन मोबाइल डर गया। हो शाउटिंग ने उसके चेहरे के हाव भाव देखकर हंसते हुए कहा, जैसा तुमने कहा, यह स्कूल है, यहाँ हर किसी के पास इक्वल चांस है और मैं कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। रात हो गई थी।
केन यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल की लाइटें जल रही थीं। मेरे रूम में 4 लोग थे, मैं, हो शाउटिंग, चेन मोबाई और चून अंझो। मैं चेहरा धो रहा था कि रूममेट्स को बहस करते सुना। चून अंझो बिस्तर से झांका। अरे आयन, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हें वेन किंगली जैसी कोल्ड लड़कियां पसंद हैं और गुस शुयाओ का स्वैग तुम्हें समझ नहीं आता, पर सच में इतना मैग्नेटिक फ्रेंडशिप ना देख पाना तुम्हारा ही नुकसान है। चेन मोबाई ने पागलपन में सिर हिलाया। बहुत बड़ा नुकसान। मैं अब वेन किंगली को पसंद नहीं करता, मैंने कहा। दोनों ने एक साथ मुझे घृणा से देखा। यह बात तुम 800 बार बोल चुके हो और अगले ही दिन फिर उसके पीछे चापलूसों की तरह दौड़ने लगते हो। भाई, हम पर रहम करो, कान पक गए हैं। मैंने उनके रिएक्शन को देखा और फिर दिन की जिम वाली घटना याद आई। खैर, वक्त ही सब साबित करेगा। हो शाउटिंग कमरे में आया। क्या डिस्कस कर रहे हो? इतना शोर क्यों है? मेरा चेहरा धोने का एक्शन तुरंत थम गया। मैं धीरे से मुड़ा और उसकी तरफ देखा। रीबर्न होने के बाद यह पहली बार था जब मैंने उसे इतनी ध्यान से देखा था। मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा। मुझे आज भी वो पल याद है जब उसी ने मुझे सदियों पुरानी सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। मुझे आज भी वो बर्फीली हड्डियों को गला देने वाली दर्द की टीस याद है। पिछले जन्म में सिर्फ इसलिए कि वेन किंगली, वेन चिंगली एक बार हंस दी थी, मैंने उसे अपना मान लिया था, जैसे वो मेरी सगी बहन हो। मैंने उसे अपना सब कुछ दिया, अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन बदले में मिला सबसे भयानक धोखा वेन किंगली के साथ उसकी बेवफाई की तस्वीरें। और जब उसने मेरा सारा मूल्य निचोड़ लिया तो उसने मेरी जान लेने में भी संकोच नहीं किया। उसकी क्रूरता इंसानियत से परे थी। मैं हो शाउटिंग को घूर रहा था। मेरा गुस्सा आंखों में लाल बनकर उभर आया था, लेकिन हो शाउटिंग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने मेरी आंखों का गुस्सा नहीं देखा। वह उत्साह के साथ मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज रात तुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए? क्या भूल गए जो वादा किया था? उसने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, रात को मेरे साथ फिर से लिपसिंक की प्रैक्टिस करनी है, याद है ना? लिपसिंक की प्रैक्टिस? मुझे उलझा हुआ देखकर हो शाउटिंग की आंखों में एक पल के लिए घबराहट हुई। अरे, बेस्ट सिंगर कंपटीशन भूल गए क्या? मुझे याद आ गया। हर साल राजधानी के कई कॉलेज मिलकर बेस्ट कैंपस सिंगर का आयोजन करते थे। विजेता को एक बड़े म्यूजिक ऐप का एम्बेसडर बनने का मौका मिलता था। हो शाउटिंग ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन ऑनलाइन ऑडिशन में ही वह रिजेक्ट हो गई थी। इसलिए उसने मुझे अपना घोस्ट सिंगर, पर्दे के पीछे से गाने वाला, बनने के लिए मना लिया। हमने मिलकर फाइनल तक का रास्ता तय कर लिया था। पिछले जन्म में इसी तरह मैंने पर्दे के पीछे से गाया और वो स्टेज पर खड़ी रही। वेन किंगली स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष थी। उसने आसानी से सारा इंतजाम कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर लय और लिपसिंग का खेल खेला। वो प्रतियोगिता जीती, एम्बेसडर बनी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रास्ता खुल गया। उसे कैंपस सिंगिंग क्वीन कहा गया और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो नकली था। मैंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, बेशक भूला नहीं हूं। हो शाउटिंग ने राहत की सांस ली। तो चलो जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। गाने की प्रैक्टिस के बाद मैंने गुश शुयाओ को मैसेज भेजा, कल स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना। बिना पूरी बात समझाए उसका तुरंत जवाब आया, जी हुजूर, मेरे शहजादे। हो शाउटिंग के साथ नकली मुस्कुराहट बनाए रखने की थकान से मेरी मुस्कुराहट अब वाकई दिल से निकल रही थी। दोपहर की सुनहरी धूप ज़ेडा यूनिवर्सिटी में बिखरी हुई थी। जब मैं अपनी किताबों के साथ तय जगह पर पहुंचा तो देखा कि गु शुयाओ पहले से वहां थी। वह एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। करीब जाने पर देखा कि उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा इतना मासूम और सुंदर लग रहा था कि मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इन सालों में मेरी नजरें वेन किंगली पर अटकी थीं। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि मेरी अपनी बचपन की दोस्त कितनी सुंदर हो गई है। मैं दबे पांव उसके पास गया और उसके सिर पर हल्के से मारने की सोची, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ आगे बढ़ा उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। पो जियाओ यान, किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? गु शुयाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी काली आंखों में थोड़ी शरारत और हंसी थी। तुम्हारी तो आंखें बंद थीं। आंखें बंद करके भी तुम्हारी खुशबू पहचान सकती हूं। क्या मैं कुत्ता हूं? मैंने चिढ़कर कहा। तुम्हें किसने कहा? मेरी हंसी छूट गई। गु शुयाओ समझ गई कि मुझे कुछ काम है। बोलो, क्या चाहिए? एक काम है, मैं बेस्ट सिंगर के फाइनल में कुछ हेर फेर करना चाहता हूं, लेकिन वेन किंगली की नजरों से बचकर ऐसा करना सिर्फ तुम्हारे बस में है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की आधी लैब और इक्विपमेंट तुम्हारे परिवार के ग्रुप ने डोनेट किए हैं। मैंने अपनी पूरी योजना उसे बताई। मुझे लगा था कि वो सोचेगी, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। ठीक है। मेरी हैरानी उसकी नजरों से छुप नहीं पाई। उसने अपने हाथ से मेरे सिर पर हल्का सा मारा। मैं चिल्लाया और हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। छोटे नादान, इन सालों में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कांड किए और मैंने पहरेदारी की? तुमने दीवारें फांदी और मैंने सीढ़ी बनी,
तुम्हें सजा मिली और मैंने डांट खाई। अगर आज तुम किसी का खून भी करने जाओ तो मैं तुम्हें चाकू पकड़ाऊंगी। ये तो फिर भी एक छोटी सी बात है। मेरी आंखें नम हो गईं, आवाज कांपने लगी। गुशुयाओ, तुम कितनी अच्छी हो। इतनी अच्छी हूं तो क्या इनाम दोगे? क्या इनाम चाहिए? गुशुयाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कल की तरह मुझे शुयाओजे बुलाओ। आमतौर पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं इतना भावुक था कि कुछ भी करने को तैयार था। मैंने ईमानदारी से उसे देखा। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी सगी बहन ही मान लूं? तुम मेरी सगी बहन से भी बेहतर हो। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसने लगभग सख्ती से मना कर दिया, नहीं। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं गुत्ते परिवार का हिस्सा बनकर तुम्हारी संपत्ति हथिया लूंगा? क्या तुम हथियाना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं कि सब कुछ लूट लूं। तो सगी बहन बनने की जरूरत नहीं है। एक तरीका है जो ज्यादा आसान, तेज और कानूनी है। क्या तरीका? उसने नहीं बताया, बस उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। नहीं बताना तो मत बताओ, मैं चला। गुशुयाओ ने मेरा हाथ पकड़ा। भागने की कोशिश मत करो। गुआनशिंग, जड़त्व के कारण मैं लगभग उसकी गोद में गिरने ही वाला था। शुयाओजे नहीं बुलाना तो शुयाओजेजी ही बुला लो। मुझे रोंगटे खड़े हो गए। गुशुयाओ ने मुझे घूरते हुए देखा। कल जब मदद चाहिए थी तब तो बड़ी मिन्नतें कर रहे थे। वो कल की बात थी। ठीक है, मत बुलाओ। इनाम बाकी रहा, उधार रहा। मैंने आह भरी। गुशाओ याओ, तुम बदल गई हो। तुम अब वो मासूम और प्यारी छोटी बच्ची नहीं रही। मदद के लिए भी शर्तें रखती हो। गुशुयाओ मुस्कुराई और मेरे बालों से एक फूल हटाया। अगर थोड़े दांव पेंच नहीं खेलूंगी तो तुम जैसे बुद्धू को तो कोई और धोखा देकर ले जाएगा। जिम में बेस्ट कैंपस सिंगर का फाइनल चल रहा था। हॉल खचाखच भरा था। हो शाउटिंग सफेद शर्ट पहने बैक स्टेज खड़ा था। उसने अपनी शर्ट ठीक की और मुझे मैसेज किया, आज पूरी जान लगा देना, सबको चौंका देना। मैंने मैसेज पढ़ा और उंगलियां चलाईं। चिंता मत करो, सबको चौंकाने की गारंटी है। सोंग अन पास बैठी थी। वह बगल वाली लड़की को देखकर थोड़ा दुखी लग रही थी। श्याओजे, तुम्हें सिंगिंग में कब से दिलचस्पी हो गई? मुकाबले में अचानक रुचि? गुशुयाओ ने अपने पास रखा प्रोग्राम कार्ड उठाया। उसकी नजर आखिरी प्रतिभागी होशाउटिंग के नाम पर टिक गई। सोंग अन, जिसे पहले संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब अजीब महसूस करने लगी थी। इतनी अचानक? उसने अपनी सीट ठीक की और सोने की तैयारी की। तभी होस्ट ने घोषणा की, अब हमारे आखिरी प्रतिभागी जिंग यूनिवर्सिटी के रोल नंबर 10 हो शाउटिंग का स्वागत करें, जो अगर यही प्यार है गाएंगे। एकदम शुद्ध, पारदर्शी और जादुई आवाज माइक से गूंजी। सोंग अन, जिसे संगीत की समझ नहीं थी, भी मंत्रमुग्ध हो गई। वह नींद से जागकर स्टेज की ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह लड़का, जो देखने में इतना साधारण लग रहा था, उसकी आवाज इतनी बेहतरीन है। उसने देखा कि गुशुयाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसके चेहरे पर एक सुस्त और सुखद मुस्कान थी, जैसे वह उस संगीत में डूब गई हो। इतनी पसंद है? उसने स्टेज पर खड़े लड़के को देखा जिसने सफेद शर्ट पहनी थी, ठीक वैसी ही जो शुयाओजे को पसंद थी। दूसरी पंक्ति में बैठी हान यिंग ने पास बैठी लड़की को धक्का देते हुए कहा, किंगली, यकीन नहीं होता, तुम्हारा यह पड़ोसी भाई इतनी अच्छी आवाज रखता है। ये तो साक्षात गंधर्व है। मुकाबला खत्म होने के बाद क्या तुम हमें मिलवा सकती हो? स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट थी। प्रशंसा का अंत नहीं था। हो शाउटिंग इस एहसास में डूबी हुई थी। तभी गाने के क्लाइमैक्स पर आवाज अचानक गायब हो गई। हॉल में खलबली मच गई। क्या हुआ? आवाज क्यों बंद हो गई? अजीब है, हो शाउटिंग के होंठ तो चल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। क्या माइक खराब है? कुछ सेकंड बाद हो शाउटिंग को एहसास हुआ और वह घबराकर रुक गई। आयोजकों ने माइक चेक किया। सब ठीक है, कोई समस्या नहीं दिख रही। अगर सब ठीक है तो मैं जारी रखती हूं, उसने जारी शब्द पर जोर दिया, मुझे संकेत देते हुए। लेकिन बैक स्टेज से कोई आवाज नहीं आई। गाना अचानक बंद होने से मेरी स्थिति भी प्रभावित हुई। क्या मैं 10 मिनट के आराम के लिए आवेदन कर सकता हूं? वह कह ही रही थी कि स्पीकर में फिर से गाना चलने लगा। मेरी आवाज। हो शाउटिंग का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। पूरा हॉल शोर से भर गया। सोंग अन की नींद पूरी तरह उड़ गई थी। कौन गा रहा है? यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हो शाउटिंग स्वर्ग से नर्क में गिर चुकी थी। वह वहां से भाग जाना चाहती थी। तभी स्टेज का पर्दा धीरे से हटा। जूतों की आवाज के साथ मेरी मधुर आवाज और मेरा चेहरा सबके सामने था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सोंग अन ने मुड़कर देखा। गुशुयाओ ने अपनी आंखें खोल ली थीं और मंत्रमुग्ध होकर स्टेज पर खड़े लड़के मुझे उन्हीं को निहार रही थी। उसने चुटकी लेते हुए कहा, शुयाओजे, कहीं तुम गलत इंसान को तो नहीं देख रही? तुम्हें तो सफेद शर्ट पसंद है। शायद तुम्हें उसके बगल वाली एटिंग्स को देखना चाहिए जो काली शर्ट पहनकर खड़ी है। वह हंस पड़ी। हान यिंग हैरान थी। सोचा नहीं था कि यह गाना हो शाउटिंग ने नहीं बल्कि बो जिंग्यान ने गाया है। वेन किंगली की नजरें भी मुझे देख रही थीं।
किंगली, तुम बहुत लकी हो। इतना हैंडसम टैलेंटेड लड़का तुम्हारे पीछे पागल है, मान क्यों नहीं जाती? बकवास मत करो। मैं कहां बकवास कर रही हूं? पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि स्कूल हंक बो जिंगयान तुम्हें कितना चाहता है। अगर कोई और होता तो कब का चिपक गया होता। उसने कान के पास झुककर कहा, सुनो, बो जिंगयान ने आज जो गाना चुना है, क्या वह तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा? स्टेज पर मैं गा रहा था। अगर यही प्यार है तो मैं मना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी दीवानी नहीं हो रही? गाना खत्म होने को आया था। आखिरी सुर के साथ मैंने गुता शुयाओ को ढूंढा और उसे हाथ हिलाया। उसने भी दिल ही दिल में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। हॉल में तालियों की गूंज थी। सभी मुझे सम्मान की नजरों से देख रहे थे। केवल हो शाउटिंग का चेहरा सफेद था। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे चाकू मार देगी। आयोजक भ्रमित थे। इस छात्र से पूछिए, आपने हो शाउटिंग के लिए गाना क्यों गाया? मैं हो शाउटिंग के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। ये गाना नहीं, ये एक स्टेज डिजाइन था। हो शाउटिंग मुझे घूर रही थी। स्टेज डिजाइन कैसे? बेस्ट सिंगर गाइडलाइन के 10वें नियम में स्टेज डिजाइन को महत्व दिया गया है। मैंने हाल ही में समाज में चर्चा में रहे फेक समाचारों के आधार पर यह प्रदर्शन डिजाइन किया था। इसके अलावा ऑनलाइन ऑडिशन की सभी फाइलें हो शाउटिंग के चेहरे और मेरी आवाज की थीं। हो शाउटिंग गुस्से से कांप रही थी। मैंने माइक के जरिए सबके सामने पूछा, शाउटिंग, क्या ऐसा नहीं है? उसने मुट्ठियां भींच लीं और अपमानित होकर स्वीकार किया, हाँ। चैंपियन का खिताब बिना किसी संदेह के मेरा था। इनाम मिलने के समय हो शाउटिंग अपमान बर्दाश्त न कर सकी और मंच से भाग गई। वेन किंगली उसकी तरफ देख रही थी। मैं उसके भागते हुए पीछे को देखकर मुस्कुराया। यह पुरस्कार जीतने से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला था। हान यिंग अभी भी बड़बड़ा रही थी। किंगली, अच्छी दोस्त के नाते चेतावनी दे रही हूं, बो जिंगयान जैसा लड़का अगर हाथ से निकल गया तो बाद में पछताओगी। वेन किंगली अपनी सीट से उठ चुकी थी। उसी समय गु शुयाओ भी अपनी सीट से खड़ी हुई। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरी। एक हॉल से बाहर उसकी हो शाउटिंग की तरफ भागी और दूसरी मेरी तरफ स्टेज की ओर।